हेलो, मेरा नाम सौरभ कुमार है और मोबाइल नंबर 9315309325 है। बेटे के स्ट्रगल में 2 बार मैं जेल जा चुका हूँ, वो भी फेक एफआईआर में, दोनों बार। और जेल में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, इसके लिए मैं इसके पहले एक वीडियो बनाकर उसमें सारा डिटेल में बताया हूँ कि जेल में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से एक नॉर्मल इंसान को क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया। और अभी कुछ चीज़ें थी जो बताने मैं नहीं बता पाया था, मिस हो गया था लास्ट वीडियो में, तो वो मैं यहाँ ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2 बार मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे और मेरे ससुराल वाले, पूरे ससुराल वाले मेरे ऊपर 3-3 अभी तक फेक एफआईआर किए हुए हैं। ठीक है, जिसमें से 3 एफआईआर में से एक एफआईआर पर पिछले साल 2024 अगस्त 2024 में मेरी अरेस्टिंग हुई थी। वो भी बस इसीलिए कि बच्चे को लेकर मैं स्ट्रगल कर रहा था और अपने बच्चे से मिलने के लिए और बात करने की कोशिश कर रहा था। तो बस इसी के कारण मेरी पत्नी 2 फेक एफआईआर उस समय की थी, जिसमें से एक फेक एफआईआर पर मेरी अरेस्टिंग हो गई थी अगस्त 2024 में, जिसमें 1 महीना मैं जेल में रहा था। और फिर आ, उसके बाद इधर लास्ट 1 साल में मेरे ऊपर एक तीसरा फेक एफआईआर भी मेरे ससुराल वाले और मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे की, बस इसीलिए क्योंकि पहली बार जेल से निकलने के बाद भी बच्चे को लेकर मेरी जो स्ट्रगल थी वो एज इट इज़ वैसे ही कंटिन्यू थी। और मैं बच्चे से मिलने की कोशिश कर रहा था और बच्चे से, अपने ही बेटे से बात करने की कोशिश कर रहा था। मेरा बेटा, उसका नाम त्रिशान कुमार है, जो भी 4.5 साल का है। और करीबन 2.25 साल से उसको उस उसके लिए मेरी फ़ाइट चल रही है, स्ट्रगल चल रही है। अगस्त 2024 के बाद जब मुझे जेल भेजा गया था, तो अभी जून 2025 तक मैं बाहर था जेल से। और इसी बीच में जब मैं बच्चे से, अपने बेटे से मिलने की कोशिश किया, 15 जून 2025 को फादर्स डे था उस दिन। तो फादर्स डे के दिन जब मैं अपने बेटे से मिलने की कोशिश किया, तो मुझे नहीं पता था कि उसके कुछ दिन पहले, आई थिंक 2-3 दिन पहले, मेरे ऊपर फिर से एक थर्ड फेक एफआईआर कर दिया गया है, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मैं बिल्कुल अवेयर नहीं था। और नॉर्मली मैं 15 जून 2025 को फादर्स डे के दिन कुछ फ्रूट्स लेकर अपने बेटे से मिलने के लिए अपने ससुराल गया। नॉर्मली मुझे घर में तो कभी घुसने नहीं दिया गया है, तो बस इसी उम्मीद से गया था कि घर के दीवार के बाहर से वो फ्रूट्स मैं अपने बच्चे को दे दूंगा और फादर्स डे के दिन बस उसको उससे थोड़ा सा मिल लूँगा, उसको देख लूँगा, थोड़ी बातें कर लूँगा। पर मुझे नहीं पता था कि उसके 2-3 दिन पहले ही मेरे ऊपर एक तीसरा फेक एफआईआर किया जा चुका है और 15 जून को मेरी अरेस्टिंग होने वाली है। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। 15 जून 2025 को फादर्स डे के दिन जैसे ही मैं सुबह सुबह अपनी पत्नी के घर गया, तो तुरंत ग्रिल के पास आकर मेरी पत्नी कही कि तुम यहाँ से चले जाओ, अभी इमीडिएट चले जाओ, नहीं तो वो पुलिस को बुलाएगी। ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल था, क्योंकि हर आए दिन जब भी मैं बच्चे से मिलने के लिए, अपने बेटे त्रिशान कुमार से मिलने के लिए उसके घर पर जाता था, तो वो हर आए दिन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलकर पीसीआर को बुलाती थी। बहुत बार पीसीआर वाले मुझे उठाकर थाना में ले जाके घंटों बैठा के रखते थे, बहुत बार पूरे दिन भी बैठा के रखते थे मेंटली टॉर्चर करने के लिए, बहुत बार पूरे दिन और आधा रात भी बैठा कर रखते थे मेंटली टॉर्चर करने के लिए। और तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत नॉर्मल थी और मुझे लगा कि शायद पीसीआर को वो बुला बुलाएगी या पुलिस को बुलाएगी, तो शायद ऐसा ही कुछ होगा, हो सकता है। तो मुझे उस दिन हार्डली
5 मिनट ही हुआ होगा उसके घर पे खड़े, कि वो पीछे से मेरी पत्नी मेघा कंदवे, जो सदर थाना है उसके एसएचओ को, कुलदीप कुमार वहाँ के एसएचओ हैं, उसको फ़ोन करके पीसीआर बुलवा ली। ठीक है, और 5 मिनट के अंदर अंदर मैं देखा कि पीसीआर वाले पीछे से आ गए और वो सदर थाना के एसएचओ से बात कर रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि मेरे ऊपर तो एफआईआर ऑलरेडी हो रखा था जिसका मुझे आइडिया नहीं था। मेरे ससुराल वालों को, मेरी पत्नी को और सदर थाना वाले को पता था कि एक तीसरा फेक एफआईआर मेरे ऊपर किया जा चुका है जिसका मुझे आइडिया नहीं था। तो एसएचओ कुलदीप कुमार ने, जो सदर थाना के एसएचओ हैं कुलदीप कुमार, उन्होंने सीधा पीसीआर को इंस्ट्रक्शन दिया कि लड़के को उठाकर थाना लेकर आया जाए। थाना जैसे मैं गया, वहाँ भी उनको बताया कि आज फादर्स डे है, मैं फ्रूट्स वगैरह दे नहीं पाया था अपने बच्चे को, तो फ्रूट्स मैं साथ में मैं थाना भी लेकर गया कि ये फ्रूट्स हैं, आज फादर्स डे है, मैं अपने बेटे से मिलने के लिए गया था। तब तक मुझे नहीं बताया गया कि मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया गया है। ठीक है, थोड़े देर तक 5 या 7 मिनट तक मुझे बैठा कर रखा गया। उसके बाद मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दिया उन्होंने। मेरे जो केस के आयो हैं दीपक नारायण सिंह, वो आए और उनके इंस्ट्रक्शन पर मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दिया गया। तब मुझे एहसास हो गया कि मेरे ऊपर फिर से तीसरा फेक एफआईआर हो चुका है। और जब हाथों में हथकड़ी लग गई तो मैं ये भी समझ गया कि अब मुझे फिर से ये फेक एफआईआर में ये सारे मिली भगत करके मुझे जेल भेजने वाले हैं और एक नॉर्मल इंसान को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करने वाले हैं। उसके बाद ये हुआ, मैं उनसे लाख मिन्नतें करता रह गया कि आप लोग को सबको पता है बच्चे को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है बच्चे से मिलने के लिए, महीने में 1 बार बच्चे से मिलने के लिए, वीक में 2 बार वीडियो कॉल के थ्रू आधा घंटा बात करने के लिए मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है। तो रिक्वेस्ट है, आप लोग को सारा मैटर पता है, मुझे जेल ना भेजा जाए। मेरा काम भी सब ऑनलाइन चल रहा है और सब खुला हुआ है, सब मेरे आधा काम तो पिछले बार जेल जाके बंद हो चुका है, मेरे बचा कुचा काम भी बंद हो जाएगा, पर वो कुछ भी नहीं सुने। और 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी पत्नी मेघा कंदवे अपनी बड़ी बहन पल्लवी कंदवे के साथ थाना में आई। उन्हें बुलाया गया क्योंकि अरेस्टिंग के पहले कुछ साइन वाइन कराना होता है, तो उन्हें साइन करने के लिए बुलाया गया था। वहाँ पर मैं उन लोगों को देखकर अपनी पत्नी मेघा कंदवे को भी यही बोला कि तुम्हें पता है कि मैटर क्या चल रहा है, बच्चे को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, बच्चे को लेकर स्ट्रगल चल रही है, तुम भी समझो। मुझे बच्चे से मिलने का मन करता है, बात करने का मन करता है, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है, तभी मैं बच्चे से मिलने के लिए जाता हूँ। तो क्यों मेरे ऊपर फेक एफआईआर करके मुझे फिर से दूसरी बार जेल भेज रही है। और उसे ये भी बोला कि मेरा ऑनलाइन काम जो तुम्हें पता है, तुम भी वही काम ऑनलाइन काम करती हो, तो तुम्हें पता है कि मेरा सारा काम खुला है। पिछले बार मैं जेल गया, मेरा आधा काम बंद हो चुका है, और फिर से अगर इस बार मैं अपने काम को बिना बंद किए अगर जेल जाऊंगा तो बचा कुचा काम भी मेरा सब बर्बाद हो जाएगा। और मैं उसको बस रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ तुम एफआईआर को अब वापस ले लो, और जो भी है मैटर, कोर्ट में डेट आने वाला है, तो उसके अगले दिन ही कोर्ट का डेट भी था। तो मैं बोला कि अगले दिन कोर्ट का डेट है, कोर्ट में बात कर लेते हैं। पर मेरी पत्नी का सीधा कहना था, तुम जेल जाओ, तुम जेल में ही रहो, वही तुम्हारा जगह है, तुम जेल ही जाओ। उसके बाद बोलने के लिए कुछ था नहीं। वो अपना साइन वाइन की और अपनी बड़ी बहन पल्लवी कंदवे के साथ चली गई। और मैं समझ गया कि मुझे फिर से एक तीसरा फेक एफआईआर में टैप करके पुलिस वगैरह के साथ सबके साथ मिलकर मुझे जेल भेजा जा रहा है। हाथों में हथकड़ी तो ऑलरेडी लग चुकी थी, जो भी फॉर्मेलिटी हुए वहाँ कुछ साइन वाइन उन्होंने कराया। उसके बाद जो फॉर्मेलिटी होती है कि पहले वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, फिर वहाँ कुछ मेडिकल होता है, ठीक है, उसके बाद फिर वो कोर्ट लेकर जाते हैं, वहाँ कुछ फॉर्मेलिटी होती है, फिर वो फाइनली ले जाकर जेल में डाल देते हैं। तो वही सेम प्रोसेस हुआ। मेरे हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी, वो हथकड़ी लगाकर ही पुलिस वाली गाड़ी में बैठाएं। उसके बाद मुझे रांची में सदर हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाकर वैसे ही हथकड़ी लगे लगे मेरे कुछ मेडिकल टेस्ट हुए।
मेडिकल टेस्ट होने के बाद, वहाँ से ओके होने के बाद फिर वो कोर्ट लेकर गए, गाड़ी में बैठाकर फिर वैसे ही हथकड़ी लगे लगे कोर्ट लेकर गए। और कोर्ट उस दिन संडे का दिन था, तो जज तो नहीं बैठे हुए थे, तो लेकिन कोर्ट में पेशकार थी, कोई लेडी पेशकार थी, उन्होंने कुछ फॉर्मेलिटी किया। और फिर जज का प्रेजेंस ज़रूरी होता है, इसलिए मुझे जज के घर पे लेके गए उन्होंने, मतलब कचहरी और लालपुर के बीच में जज का रेसिडेंस है, तो वहाँ मुझे लेकर गया उन लोगों ने। और वैसे ही हथकड़ी लगे लगे मुझे जज के घर पे जज मुझे तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही हथकड़ी लगाकर मेरी केस आयो और बाकी 2-3 कांस्टेबल थे उनके साथ रखा गया था, खड़ा करके रखा गया था। और जज जो थे वो घर पर सेकेंड फ्लोर पर थे, और खिड़की से वो बाहर आई, मतलब कोई लेडीज़ जज ही थी, तो वो खिड़की से बाहर आई, सेकेंड फ्लोर पे ही खिड़की से वो बाहर झांकी, और मुझे नीचे हथकड़ी लगाकर खड़ा करके रखा गया था। तो वो मेरे से पूछी मैटर क्या है। मैंने उनको सारा मैटर बताया कि सारा मैटर उनको बताया कि बच्चे को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है मिलने का, फ़ोन पे बात करने का, लेकिन मुझे बच्चे से नहीं मिलने दिया जाता है। मैं बहुत बार सदर थाना में जाके रिक्वेस्ट किया हूँ, रिटर्न में भी दिया हूँ, लेकिन वहाँ से कोई हेल्प मुझे नहीं मिलती है। और पहले भी मुझे फेक FIR करके ट्रैप करके जेल भेजा गया है, और फिर से मुझे मेरे ऊपर तीसरा फेक FIR करके, और मेरी पत्नी और मेरे ससुराल वाले मुझे ट्रैप करके पुलिस वालों के साथ मिलकर मुझे फिर से दूसरी बार जेल भेज रहे हैं। मैं उनको सारा बात बताया, वैसे ही हाथों में हथकड़ी लगे लगे चिल्ला कर, क्योंकि मैं नीचे था और सेकेंड फ्लोर से बातें हो रही थी। मैं नीचे में था और वो सेकेंड फ्लोर पे थी, तो चिल्लाकर मैं बहुत लाउडली चिल्लाकर मैं अपनी सारी बातें रखा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उल्टा जो मेरे केस के आयो हैं दीपक नारायण सिंह, वो खुन्नस में आ गए। और उसके बाद फिर मुझे वैसे ही हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बैठाया गया, और वापस ये लालपुर चौक की तरफ वो गाड़ी में आ रहे थे। और मुझे कुछ प्लेन पेपर पर, जो मेरे केस के आयो हैं दीपक नारायण सिंह, वो कुछ प्लेन पेपर पर मुझसे साइन करवाना चाह रहे थे। तो मैंने प्लेन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। और दूसरी बात है कि जज साहब के सामने जो मैं चिल्ला कर सारी बातें रखा, उसके कारण तो वो खुन्नस पे थे ही, साथ में कुछ प्लेन पेपर पर मुझसे साइन करने को उन्होंने कहा, और तो मैं प्लेन पेपर पर साइन नहीं किया। पीछे से वो जो कोर्ट की जो लेडी पेशकार थी वो भी स्कूटी पे आई थी, और वही कुछ प्लेन पेपर लेकर आई थी, और भी कुछ पेपर थे। तो प्लेन पेपर पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो मैं, एक तो वारंट का पेपर था जिस पर मेरी एज भी गलत लिखी हुई थी, है ना। मेरी एज 39 थी और उस पर लिखा हुआ था 29। तो एक तो वारंट का पेपर था जिस पर एज मेरी गलत लिखी हुई थी, 39 की जगह 29 लिखा हुआ था, तो वहाँ भी मैं साइन नहीं किया। मैं बोला पहले करेक्शन करना होगा। और दूसरा कि प्लेन पेपर पर मुझे साइन कराया जाता, 2 प्लेन पेपर पर मुझे साइन कराया जाता, जिसका मुझे बिल्कुल मैं अवेयर नहीं था कि ये कौन सा पेपर है, उस पर क्या लिखने वाले हैं लोग और क्या होने वाला है। क्योंकि दीपक नारायण सिंह जो मेरे केस के आए थे वो ऐसे ही खुन्नस पे थे मुझे लेकर, तो मैं प्लेन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। उसके बाद जो मेरे केस आए थे उनका जो रिएक्शन रहा वो बहुत ही वर्स्ट रहा, और क्रिमिनल की तरह मुझसे ट्रीट किया गया। गाड़ी में तो मैं बैठा ही था, पीछे वाली सीट में गाड़ी में वो जो लेडी पेशकार थी वो चली गई वापस, ठीक है। उसके बाद गाड़ी में मैं बैठा ही था, गाड़ी में
पीछे वाली सीट में बीच में मैं बैठा था, मेरे हाथों में हथकड़ी लगी थी। दोनों आजू बाजू मेरे लेफ्ट और राइट में 2 सिपाही बैठे थे, और आगे वाले सीट में एक ड्राइवर सिपाही थे, और उसके बगल में मेरे केस के आयो दीपक नारायण सिंह था। तो गाड़ी को बंद करके मुझे जो मेरे केस का आयो है दीपक नारायण सिंह, वो हाथ से हाथापाई करना शुरू कर दिया मेरे साथ। मैं शांति से, मेरे हाथों में हथकड़ी लगी थी, मैं बैठा हुआ था, वो मुझे सीधा बोल रहा है कि प्लेन पेपर पर तुम पेपर पे साइन क्यों कैसे नहीं करोगे, तुम मना कैसे कर दिए साइन करने से। तो मुझे घूसा से मारा गया, गाड़ी में ही मारा गया। उस समय गाड़ी रुकी हुई थी, आसपास के कुछ लोग थे, वो भी देखें। उसके बाद गाड़ी को बंद करके वो वापस दीपक नारायण सिंह जो थे, वो उन्होंने कहा कि इसको चलो सदर थाना लेकर चलो, उसके बाद देखते हैं। बहुत ये साइन करने से मना कर रहा है ना, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद गाड़ी चलनी शुरू हुई, और लालपुर चौक से थोड़ा, लालपुर और कचहरी चौक के बीच में था मैं, वहाँ से लालपुर से होते हुए सदर थाना तक वो गाड़ी आई, और पूरा रास्ता मुझे कुटाई करते हुए, एक क्रिमिनल की भांति एक कुटाई करते हुए वो थाना लेकर आए। मतलब आगे वाले सीट में लेफ्ट साइड में मेरे केस का आयो दीपक नारायण सिंह बैठा था, और मैं पीछे बैठा था। पूरा रास्ता वो मुझे हाथों से घूसे से मारता हुआ आया। कान के पीछे भी यहाँ पर बहुत मारा गया था, चेहरे में भी मारा गया था। यहाँ कान के पीछे मेरे पूरी सूजन हो गई थी, फूल गया था अच्छा खासा, जिसको ठीक करने में होते होते 1 महीने लग गए थे। चेहरे में भी मारा गया था, गले में भी मारा गया था, और मेरी बॉडी में भी घूसों से मारा गया था। उसके बाद इस तरीके से मारपीट करते हुए, हाथों में मेरी हथकड़ी लगी हुई थी, मारपीट करते हुए वो सदर थाना लेकर आए पहले, जबकि उनको डायरेक्ट जेल लेकर जाना था, लेकिन वो पहले सदर थाना लेकर आए। और वैसे ही गाड़ी में हथकड़ी लगे हुए मुझे उतार कर पहले सदर थाना वापस लेकर गया उन लोगों ने। और मेरे जो केस का आयो दीपक नारायण सिंह है, वो मुझे वहाँ जाते ही लात घूसा से भी मारना शुरू कर दिया, एक क्रिमिनल की भांति, कि जैसे पता नहीं मैं कौन सा बहुत बड़ा क्रिमिनल था, और ऐसा पता नहीं क्या मैं कर दिया था कि मेरे केस के आयो दीपक नारायण सिंह लात घूसा से मुझे मारना शुरू कर दिए। मतलब जैसे सदर थाना पहुंचा, गाड़ी से हथकड़ी लगाकर उन्होंने अंदर वो लोग लेकर गए, और हाथ से तो वो गाड़ी में मार ही रहे थे, हाथ से भी पैर से भी मेरे पीछे मेरे बाल को कस कस के खींचा गया, मेरी दाढ़ी को कस कस के दीपक नारायण सिंह ने खींचा। फिर लात घूसा से भी मुझे मारा गया, और फिर कुटाई करने के बाद मुझे बोला गया कि पेपर पे साइन नहीं किया ना, अब ठीक है, अब तुम जाओ जेल। उसके बाद फिर वैसे ही हथकड़ी लगे हुए वापस गाड़ी में बैठाया गया। मतलब सिर्फ मुझे कुटाई करने के लिए, अच्छे से, क्योंकि गाड़ी में वो अच्छे से मुझे कुटाई नहीं कर पाए थे, तो सिर्फ मुझे अच्छे से भरपूर मात्रा में कुटाई करने के लिए उन्होंने सदर थाना वापस वो लोग लेकर आए। और मेरे केस का आयो दीपक नारायण सिंह, मेरी भरपूर कुटाई किया उन्होंने, और फिर वहाँ से गाड़ी में बैठाकर, और फिर वैसे ही हथकड़ी लगे हुए गाड़ी में बैठाकर फिर मुझे बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार लेकर गए। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार रांची लेकर गए। वहाँ मेरी हथकड़ी खोली गई, फॉर्मेलिटी जो होता है वो चेकिंग वेकिंग हुई, वो अपने गाड़ी में वापस चले गए, और फिर मुझे जेल के अंदर वापस डाल दिया गया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत सारी कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो भी मैं इस वीडियो में बताया, कि बहुत सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुई थी और जो मैं मिस कर दिया था, मैं नहीं बता पाया था, तो वो सारी चीज़ें भी मैं इस वीडियो में बताया। कि मतलब ये अजीब लगता है सोच के कि एक नॉर्मल इंसान को जो
बच्चे के लिए परेशान चल रहा है इतने साल से जो अपने बच्चे से मिलने के लिए परेशान चल रहा है, जिसके पास कोर्ट का ऑर्डर भी है बच्चे से मिलने का और फ़ोन पे बात करने का, उस ऑर्डर का भी कोई कंप्लायंस नहीं हो रहा है। कोर्ट में भी मैं बार बार अर्जी लगाता हूँ, पर कोर्ट की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। पुलिस की तरफ से भी उस ऑर्डर को मैं दिखाने पर वहाँ से कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी एक नॉर्मल इंसान को, जो सिर्फ अपने बच्चे से मिलना चाहता है, बातें करना चाहता है, एक नॉर्मल इंसान के ऊपर बार बार मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे और मेरे ससुराल वाले पुलिस वाले के साथ मिली भगत करके मेरे ऊपर बार बार फेक एफआईआर करते हैं। फेक एफआईआर करके मुझे हथकड़ी लगाकर एक क्रिमिनल की भांति ट्रीट किया जाता है, मारा पीटा जाता है और एक क्रिमिनल की भांति ट्रीट किया जाता है और फिर फाइनली जेल में डाल दिया जाता है। तो ये बहुत अजीब लगता है सोच के। इसके बाद भी एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगा। जब मैं केस जेल पे गया तो जेल में जाने के बाद तो जो मेरे एफआईआर थे, उस जिस एफआईआर पे मैं जेल गया था, तो उस एफआईआर पे तो मैं जेल में था ही, तो मेरे कुछ बाहर के केसेस भी चल रहे थे, जैसे सेक्शन 9 का केस, मेंटेनेंस का केस और भी एक एफआईआर के केस थे जिस पे मेरी अरेस्टिंग नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे टोटल 3 एफआईआर थे। एक एफआईआर पे पिछले साल 2024 में अरेस्टिंग हुई थी, दूसरे एफआईआर में 2025 में अरेस्टिंग हुई थी और एक एफआईआर पर अरेस्टिंग नहीं हुई थी। तो एक वो वाले एफआईआर थे, मेंटेनेंस का केस था, सेक्शन 9 का केस था। तो ये सारे केस थे जो अंदर जाने के बाद मतलब कोर्ट की तरफ से अटैच कर दिया गया था। ठीक है, कि ये सारे केसेस भी इसके ऊपर चल रहे हैं। तो उसमें उस केस की जो डेट पड़ रही थी, सेक्शन 9 का केस, मेंटेनेंस का केस, तो जो डेट पड़ रहे थे उस डेट पर मुझे जेल से सीधा पेशी के लिए कोर्ट लेके जाया जाता था हर डेट पर। मेंटेनेंस का केस का भी डेट पड़ा था। शुरू में एक दो केस के डेट मिस हुए थे। बाद में कोर्ट की नज़र में आया कि मैं कोर्ट इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं जेल में हूँ, तो बाद में कोर्ट की तरफ से वो सारे केस मेरे एफआईआर वाले केस के साथ अटैच कर दिए गए थे। तो जो भी डेट पड़ रहे थे, मेंटेनेंस के केस का डेट, सेक्शन 9 का केस का डेट, तो मुझे जेल से पेशी के लिए कोर्ट लेके जाया जाता था। तो वहाँ का भी मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि वो उसमें कैसा एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है। जो भी डेट पड़ते थे कोर्ट केस का, एफआईआर वाले केस के अलावा मेंटेनेंस का केस, सेक्शन 9 का केस, तो उस डेट के दिन पहले जेल से मुझे जो कैदियों वाली गाड़ी होती है, मेरे साथ साथ और भी कैदी होते थे। हर दिन जेल से एक गाड़ी जाती है कोर्ट में, जिसमें जिन कैदियों का कोर्ट में पेशी होना होता है तो वो उन्हें उस गाड़ी से लेकर जाते हैं और फिर सुबह और फिर शाम में उसी गाड़ी से वापस लेकर आते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। तो जब भी मेरे डेट पड़ते थे तो मुझे जेल से बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार रांची से उसके बाहर उस गाड़ी में, कैदी वाली गाड़ी में बैठाकर बंद करके कोर्ट में लेके जाया जाता था। और कोर्ट में एक जगह बना हुआ है जिसको हाजत कहते हैं। मतलब मान के चलिए कि एक छोटा सा हॉल के जैसा जगह है, बहुत बड़ा जगह नहीं है, छोटा सा हॉल की जगह, हॉल के जैसा जगह है। और साथ में एक बाथरूम अटैच है, गंदा सा बाथरूम, बहुत ही बेकार सा गंदा सा बाथरूम अटैच है उसमें। तो वहाँ पर जेल की गाड़ी से पहले मुझे जो भी केस का डेट होता था तो पहले कोर्ट लेकर जाते थे सुबह में करीबन 10 बजे के आसपास जेल से गाड़ी निकलती थी। ठीक है, 10 बजे के पहले पहले खाना वाना लेकर जो भी है खा लेना है। अगर खा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर भूखे ही लेकर चले जाते थे। तो 10 बजे के पहले पहले मतलब 9:30 वहाँ प्रेजेंट हो जाना है जेल में जहाँ से गाड़ी जाती थी। तो 9:30 बजे के पहले पहले
खाना जेल से लेकर अपना खा लेना है, क्योंकि दिन में हमें कुछ भी खाने को अगर खा लिया तो ठीक है, वो पेट में कुछ रहेगा, अदरवाइज़ नहीं कुछ खाया तो फिर पूरा दिन फास्टिंग हो जाती थी, पूरा दिन भूखे रहना पड़ता था। और ऐसे भी फास्टिंग हो जाती थी, क्योंकि अगर सुबह कुछ खा भी लिया 9:30 बजे के पहले, तो उसके बाद जेल की गाड़ी में बैठाएं, कोर्ट में ले जाके हाजत कहते हैं, हाजत में वहाँ पर ले जाकर, वहाँ भी एक जेल ही होता है, वहाँ पर बंद कर दिए सभी लोगों को। और सुबह 11 बजे के आसपास, 10 बजे गाड़ी निकलती थी जेल से, 11 बजे गाड़ी पहुँचती थी, 11 पौने 11 बजे वहाँ ले जाकर हाजत में, वहाँ भी एक जेल होता है, वो हाजत भी एक जेल ही होता है, वहाँ ले जाकर वो बंद कर देते थे। और फिर शाम में वहाँ से वापस गाड़ी आती थी 5 बजे, 5 बजे वहाँ से वापस जेल गाड़ी आती थी। तो 5 बजे तक पूरा दिन हमें हाजत में ही वहाँ बंद करके रखा जाता था, ठीक है। हाजत में ही उसको वो जेल ही होता है, तो हाजत में मुझे बंद करके रखा जाता था। और पूरे दिन में खाने के लिए वहाँ कुछ नहीं देते होते हैं, मतलब कुछ नहीं देते वो पूरा दिन, दोपहर मतलब सुबह से लेके शाम तक वो रोक के रखते हैं 5 बजे तक वहाँ, और खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं, बस एक पानी की बाल्टी रखती जाती है कि पानी पीते रहो जितना मर्जी पीना है, ठीक है। और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है। और सुबह से लेके शाम में 5 बजे के बीच में 5 या 10 मिनट की जो केस का डेट है, उस पर 5 या 10 मिनट की पेशी होती थी कोर्ट में, ठीक है। जो भी मेरे डेट पड़े थे, मेंटेनेंस का भी केस का डेट पड़ा था, सेक्शन 9 के भी केस का डेट पड़ा था, तो जब भी मैं गया था तो 5 या 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट का मान लो आपकी पेशी होती थी। तो वो 10 मिनट के लिए कोर्ट लेकर हथकड़ी बांधकर, पहले हाजत से जब वो निकालते थे तो हाथों में हथकड़ी बांधते थे, ठीक है। तो और 3 सिपाही होता था, एक हथकड़ी को पकड़े रहता था एक सिपाही, और 2 सिपाही पीछे में रहता था सेफ्टी पर्पज़ से, और 3 सिपाही मिलकर 10 मिनट के लिए कोर्ट में हथकड़ी पहना, हाथों में हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेशी करते थे, और फिर वैसे ही हथकड़ी पहनाकर वापस कोर्ट में जो हाजत होता था वहाँ ले जाकर वो बंद कर देते थे। मतलब 10 मिनट का काम होता है वहाँ कोर्ट में। और सुबह से लेकर शाम में 5 बजे तक रोक के रखा जाता है हाजत में। खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, सिर्फ पानी की एक बाल्टी दे दी जाती है। खाकर आया है कुछ तो पेट में है, अदरवाइज नहीं खाकर आया है तो पूरी दिन की फास्टिंग हो गई। और खाकर भी आया है तो दोपहर तक तो खाना पच ही जाता है, तो भूख तो लग ही जाता था, एक तरह से फास्टिंग ही हो जाती थी दोपहर के। खाने वाने कुछ नहीं देते थे। शाम में फिर 5 बजे वहाँ से गाड़ी चलती थी, और फिर वापस वो कैदी वाली गाड़ी जेल आती थी, और फिर जेल में ले जाकर बंद कर दिया जाता था। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं जो पिछले वीडियो में मैं बताने को मतलब रह गया था, मैं नहीं बता पाया था। बात बस इस चीज़ की है कि हर चीज़ें मैं देख चुका हूँ, 2-2 बार मैं जेल जा चुका हूँ, सब कुछ का हर तरह का टॉर्चर मेरे साथ हो चुका है। थाने वाले गलत एफआईआर में 2-2 बार मुझे जेल भेज दी है। मेरी पत्नी मेघा कंदवे और मेरे ससुराल वाले सदर थाना से मिली भगत करके 3-3 एफआईआर मेरे ऊपर की है अभी तक। उसमें से 2 एफआईआर में मैं जेल भी का भी चक्कर लगा लिया। थाना वाले एक अपराधी की तरह हथकड़ी लगाकर कुटाई किए मेरी, ठीक है। उसके बाद एक क्रिमिनल की तरह, एक अपराधी की तरह भरपूर कुटाई की है मेरी। और हर चीज़ में देख लिया, जेल का जर्नी कर लिया। एक बार 1 महीना, एक बार 80 दिन, लगभग 2.25 महीना 2 बार रह चुका हूँ। जेल का एक्सपीरियंस तो मैं पिछले वीडियो में शेयर कर ही दिया हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है। बस बात ये है कि क्या ये जो चल रहा है मेरे साथ, क्या ये होना चाहिए था? क्या ये सही है कि एक नॉर्मल इंसान के ऊपर बार बार पुलिस वालों से मिलकर मेरी पत्नी मेघा कंदवे और मेरे ससुराल वाले फेक एफआईआर करते हैं, बस इसलिए कि मैं बार बार अपने बच्चे से, अपने बेटे से, तिरसान कुमार से मिलने की कोशिश करता हूँ, फ़ोन पर बात करने की कोशिश करता हूँ, वो भी तब जब मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है। पहले तो मैं करता ही था, लेकिन अब कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद मैं कर रहा हूँ। तो कोर्ट ऑर्डर का क्या वैल्यू है? जब मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं था तो भी मैं अपने बेटे से मिलने की कोशिश करता था,
तो भी मुझे जेल भेज दिया गया पिछले साल 2024 में। उस समय कोर्ट का ऑर्डर नहीं था बच्चे से मिलने का। अब कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद भी मुझे गलत FIR करके फिर से 2025 में 15 जून 2025 में फिर से दूसरी बार जेल भेज दिया गया। तो ये सब कोर्ट ऑर्डर का क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू रह गया है? मतलब जज को पता है, थाने वाले को पता है, मेरे ससुराल में मेरी पत्नी को सबको पता है कि मेरे पास कोर्ट ऑर्डर है बच्चे से मिलने का, लेकिन उसके बाद भी मेरे ऊपर ही बिना कुछ इंसिडेंट किए, बिना कुछ कांड किए मेरे ऊपर फेक FIR किया जाता है। मुझे हथकड़ी लगाई जाती है, टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है और एक क्रिमिनल की भांति ट्रीट करके मुझे फाइनली जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या ये सही है? अब तो मुझे यही समझ में नहीं आता है कि मैं अपने बेटे से मिलने के लिए क्या करूं, उससे बात करने के लिए क्या करूं। कोर्ट का भी सहारा लिया हूं, कोर्ट में तो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, कोर्ट का ऑर्डर भी है, सब कुछ है। हर आस लगा के बैठा हूं कि कोर्ट से कभी कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, कोर्ट में जो मेरी अर्जी है, जो मेरी पीड़ा है उसकी सुनवाई होगी। लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं लगा पड़ा है, क्योंकि इंडिया का कानून ऐसा है कि औरतों के फेवर में है। चाहे कोर्ट का ऑर्डर हो लड़कों के फेवर में, तो भी इंडिया का कानून औरत के फेवर में है। कोर्ट का ऑर्डर लड़कों के फेवर में ना हो तो भी इंडिया का कानून, इंडिया की पुलिस, इंडिया का कोर्ट कानून सब कुछ औरतों के हित में है। तो फिर ऐसे कानून का क्या करूं मैं? कैसे लड़ूं मैं इस कानून से, जहां ना पुलिस वाले मेरा साथ देते हैं, ना कोर्ट मेरा साथ देती है। कोर्ट का ऑर्डर ना हो तो भी वही प्रॉब्लम, कोर्ट से बच्चे का मिलने का ऑर्डर हो तो भी वही प्रॉब्लम। तो अब मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं अपने बच्चे के लिए जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसकी वो स्ट्रगल, फ़ोन पे बात करने की स्ट्रगल, बच्चे से मिलने की स्ट्रगल कैसे मेरी ख़त्म होगी। बस उम्मीद यही करता हूँ कल को मेरा बेटा बड़ा होगा, वो सारी चीज़ें एटलीस्ट देखेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हुआ है पास्ट में मेरे साथ। ये सारे रिकॉर्डिंग वीडियो बस मैं इसीलिए करता हूँ कि कल को जब मेरा बेटा बड़ा हो तो वो देखे कि क्या सहा हूँ मैं पास्ट में, क्या सह रहा हूँ मैं प्रेजेंट में, और पता नहीं और क्या क्या सहूँगा मैं फ्यूचर में। बच्चे को लेके स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं होती है। पता नहीं आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, किस तरीके से मैं अपने बच्चे को लेकर फाइट कंटिन्यू करूँगा। बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, बच्चे को लेकर भी चल रहे हैं, बहुत सारे कुछ नया भी मैंने फाइल कर रखा है बच्चे को लेकर, और भी जो केसेस चल रहे हैं उनको लेकर। तो बस एक उम्मीद बनी हुई है, देखता हूँ कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो अच्छी बात है। अब तो क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता है कि बच्चे से मिलने के कारण 2 बार जेल जा चुका हूँ, हर तरह का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, जेल में टॉर्चर हो चुका हूँ, थाना में टॉर्चर हो चुका हूँ, कुटाई हो चुकी है। अब समझ में नहीं आता है क्या करूँ। लेकिन हाँ, एक बात क्लियर है कि मेरे बेटे को लेकर जो मेरी स्ट्रगल चल रही है वो ख़त्म नहीं होगी। पहले भी ख़त्म नहीं हुई, पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। बाकी देखता हूँ आगे क्या होता है लाइफ में, और बेटे को लेकर क्या सॉल्यूशन निकल पाता है। बाय बाय।